हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मंक्स माइंड। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप भी एक मंक हो। ये जो वीडियो है ये होने वाली है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें पॉलिटिक का सिलेबस है उसमें टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हम हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, अब संविधान तो हमारे राजा रजवाड़ों के पास भी था, बट वो संविधान जो हम आज की डेट में देखते हैं, जो हम मॉडर्न टाइम में अपना संविधान देखते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ है, उसने क्या क्या पाथ को तय करा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो हम सब किस में देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। अब देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें ये तो पता है कि जो यूरोप है, यूरोप में मीट का काफ़ी कंजम्पशन हुआ करता था। अब मीट को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी, और मसाले कहाँ मिलते थे? मसाले मिलते थे इंडिया में और साउथ ईस्ट के अंदर। तो इसलिए जो यूरोप वाले थे वो किस तरफ भाग रहे थे? इन दो लोकेशंस पे भाग रहे थे। तो इसी दौड़ में ब्रिटिशर्स भी आए थे 1600 के अंदर, और ब्रिटिशर्स डायरेक्टली ना के ब्रिटिशर्स की कंपनियाँ आई थी, जो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में आने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया था, या बोले तो ऑर्डर दिया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल जाती है। दीवानी राइट कब मिलते हैं इनको? जब बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर की बैटल कब होती है? 1764 में। उसको ये जीत जाते हैं। उस युद्ध को जीतने के बाद इनको दीवानी राइट मिल जाते हैं। दीवानी मतलब क्या होता है? रिवेन्यू राइट। अब इनको रिवेन्यू राइट कहाँ कहाँ के मिलते हैं? बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के। अब देखो, इससे पहले हम आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट और समझो स्टेट का। जो आजकल हम बोलते हैं ना इंडिया एज अ स्टेट, तो मतलब यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे है कंट्री। तो आपको स्टेट कब कहा जाता है? आपको स्टेट कहा जाता है जब आपके पास अपनी टेरिटरी हो, ट्रू, आपके पास अपना क्षेत्र होना चाहिए, आपके पास आपकी खुद की सरकार हो, ट्रू, आपके पास पॉपुलेशन हो, ट्रू। ये तीन कंपोनेंट, और चौथा कंपोनेंट कहता है कि आपकी सरकार सॉवरन होनी चाहिए। देखो, सॉवरन का मतलब ये होता है कि आपकी गवर्नमेंट इंटरनली और एक्सटर्नली फ्री है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, तभी हम क्या कहलाते हैं? सॉवरन। तो ये चार कंपोनेंट है स्टेट के। अब देखो, स्टेट की डेफिनेशन संविधान के आर्टिकल 36 और 12 दोनों में ही दी हुई है, पर ये स्टेट की डेफिनेशन है कि स्टेट के क्या क्या कंपोनेंट है। पॉपुलेशन होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सरकार सॉवरन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। अब देखो, दो टाइप के रूल थे हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कंपनी रूल और क्राउन रूल। कंपनी मतलब जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और क्राउन रूल मतलब क्वीन या किंग का जो रूल था वो शुरू हो गया था ना। तो मेजर जो कंपनी एक्ट थे वो थे रेगुलेटिंग एक्ट, सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 86, फिर चार्टर एक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, है ना। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट वो आता है 58 में। यहाँ से क्राउन रूल शुरू हो जाता है, क्योंकि 1857 में क्रांति हो जाती है, रिवॉल्ट हो जाता है ना। ये हम हिस्ट्री में देखेंगे। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट, ये कंपनी के अंदर पढ़ रहे हैं अब हम, कि कंपनी का रूल था। कंपनी का रूल कब तक था? 1773 से 1853 का चार्टर एक्ट, ये एक्ट पास हुए कंपनी के अंदर। तो इसमें सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा घर में सिलेंडर होता है, सिलेंडर के यहाँ रेगुलेटर लगा होता है। अब रेगुलेटर का काम क्या होता है? कंट्रोल करना। और वो क्या कंट्रोल करता है? एलपीजी को कंट्रोल करता है ना। तो इसका मतलब क्या हो, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये भी किसी न किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया होगा, किसी न किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया होगा। पर ये रेगुलेट किसको कर रही है? ये कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं तो गड़बड़ी कर रही होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पर्टिकुलर करप्शन में इंडल्ज हो चुकी थी। उनके जो सर्वेंट्स थे वो प्राइवेट ट्रेड करते थे, कंपनी के माल को चोरी करके कहीं भी बेच आते थे, है ना। तो उन चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, अब जब रेगुलेट करोगे तो आपको उनको बताना होगा कि भी आपके फंक्शंस क्या क्या है। तो इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि आपके पॉलिटिकल फंक्शंस क्या होने वाले हैं और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये एक्ट कौन पास कर रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट पास कर रही है ना, ये सारे एक्ट अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बना के इंडिया को गवर्न करने की कोशिश करी, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन क्यों हो पा रहा है? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो पा रहा है कि जो गवर्नर है, अब इस गवर्नर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होने वाली है। कैसे? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी डेजिग्नेशन चेंज करके कर दी गवर्नर जनरल।
मतलब नाम में डबल अक्षर आ गए तो इसका मतलब कुछ तो पावर मिली होगी। इसको जो पावर मिली थी, पहले 3 प्रेसिडेंसी थे, यहाँ पे बंगाल था, यहाँ बॉम्बे था, नीचे मद्रास था। अब इन सब के पास अपनी अपनी पावर हुआ करती थी, है ना, अपने अपने स्पेयर में काम करने की। बट जब यहाँ पे 3 गवर्नर हो गए, बट जब इस गवर्नर को गवर्नर जनरल का, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 इसके नीचे हो गए डेजिग्नेशन में, तो एग्जीक्यूटिव पावर जो इन दोनों की थी वो ट्रांसफ़र कर दी इस बंदे को। तो गवर्नर जनरल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और ऐसे पहले गवर्नर कौन हुए थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल बने थे। अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो और बंदे तो लगेंगे इसको असिस्ट करने के लिए। तो 4 बंदों की काउंसिल बनाई गई थी इस बंदे को असिस्ट करने के लिए, जिनका टेन्योर 5 साल का होगा। तो हमने देख लिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब सुप्रीम अथॉरिटी हो चुके थे बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। इस एक्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैब्लिशमेंट करी थी कलकत्ता के अंदर, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जजेस होते थे। अब ऐसे पहले जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे उनका नाम था एलिजा इम्फे। ये नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है। और प्राइवेट ट्रेड को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। अब देखो ये एग्जीक्यूटिव हेड हो गया, ये हमने देख लिया, एग्जीक्यूटिव पावर चली गई थी। और गवर्निंग जो बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पूरा काम धंधा संभालते थे, मतलब सिविल मिलिट्री रेवेन्यू सारे अफेयर यही करते थे। सेंट्रलाइजेशन हमने देख लिया कि जो बंगाल वाला था उसके पास पावर ज़्यादा हो रही थी, उसी के पास सारी पावर जा रही थी, तो सेंट्रलाइजेशन हो गया। देखो सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब पावर एक ही तरफ जा रही है, एक ही सेंटर में। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जब पावर अलग अलग बट रही है, हर बंदे को अलग काम दिया गया, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। फिर इनको लगा कि हमको और थोड़े कानून बनाने चाहिए इंडिया के अंदर, तो इन्होंने बनाया सेटलमेंट एक्ट 1781। एक्चुअली ये रेगुलेटिंग एक्ट का एक अमेंडमेंट फीचर था, अमेंड मतलब चेंज करना उसी के अंदर। इसमें यह कहा गया था कि जब भी आप इंडिया के अंदर लॉ बनाओगे तो आपको इंडिया का कल्चर और इंडिया का रिलीजन ये रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं बना पाओगे, ठीक है। सेकंड इसमें यह भी था कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर से ऊपर नहीं होना चाहिए रैंक में। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता, ये मोटी मोटी बात है। तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। देखो पिट्स इंडिया एक्ट ने ड्यूअल कंट्रोल कर दिया, ड्यूअल मतलब डबल कंट्रोल, और डबल कंट्रोल मतलब डबल गवर्नमेंट। तो डबल गवर्नमेंट यहाँ पे बात हो रही है, एक तो सीओडी हो गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, एक और बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक क्या बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल फंक्शन देखेगा। सीओडी, अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेड के लिए आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है, सीओडी जो कमर्शियल है। बस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक और बॉडी बना दी जिसको हम बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल सिस्टम देख रही है पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे इसके बंदे कौन भेजेगा, इसके बंदे भेजेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन भेजेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल कंट्रोल पे किसका कंट्रोल हो गया, ब्रिटिश का, सही बात है। अब ये बीओडी जो बीओसी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, सिविल मैटर भी कंट्रोल कर रहा है, मिलिट्री मैटर भी कंट्रोल कर रहा है, रेवेन्यू मैटर भी कंट्रोल करेगा। और इसको कहा गया आप सिर्फ ट्रेड पे ध्यान दीजिए और कुछ ध्यान मत दीजिए, है ना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर टाइट हो गया, कंपनी के ऊपर सिकंजा कस लिया गया था, ठीक है। और इन्होंने क्लियर बता दिया कंपनी को कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, और जो क्राउन मतलब ब्रिटेन, वो कंट्रोलर है, ये क्लियरली बता दिया। अब जब ये चीज़ें कर रहे तो इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास खुद की टेरिटरी रही होगी, इतने साल से वो इंडिया के अंदर ट्रेड करे, खुद के खेत रहे होंगे, खुद के प्लॉट रहे होंगे, मोटी मोटी भाषा में कहे तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने कह दिया काम कीजिए, वो सब आप भूल जाइए, वो सब आज के बाद ब्रिटेन के डायरेक्टर, उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रिटिश पोजेशंस कहेंगे, है ना। तो जो कंपनी की टेरिटरी थी उनके ऊपर भी कंट्रोल किसका हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंपनी अफेयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन हो रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, बैठी बैठी इंग्लैंड से, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना, पार्लियामेंट से डिसाइड करना, इंग्लैंड की पार्लियामेंट से कि ये बंदे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर डाल रहे हैं, वो अपने आप इनको सारी डिटेल देते रहेंगे, है ना। फिर आया था एक्ट ऑफ 86, ठीक है। एक्ट ऑफ 86 बनाया गया था गवर्नर जनरल को सुप्रीम पावर देने के लिए, ठीक है। अब देखो इस टाइम पे क्या था, कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस को कहा गया था कि भाई आप गवर्नर जनरल बन जाओ। और कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनने वाले थे, इन्होंने 2 कंडीशन रख दी। इन्होंने कहा कि पहला, मुझे मेरी काउंसिल से ज़्यादा पावर दो, मतलब इसको क्या चाहिए थी, मोर पावर। मोर पावर क्या थी
कि गवर्नर जनरल के पास सुप्रीम पावर होनी चाहिए, कई बार वो काउंसिल के डिसीजन को ना भी माने तब भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर होनी चाहिए, वीटो मतलब अगर उसने किसी चीज़ पे मना कर दिया तो वो चीज़ मना ही हो जाएगी, उस पर कोई सहमति नहीं रहेगी किसी की भी। और दूसरी कंडीशन इसने रखी थी कि गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ भी होना चाहिए, है ना। तो ब्रिटेन ने कहा कोई टेंशन नहीं, आप जैसा आदेश दोगे वैसा ही होगा, इसकी सारी बातें मान ली गई। और इसमें यह भी था कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई भी डिसीजन करेगा तो उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते आप, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं ले जा सकते उसका। तो ये चीज़ें भी रखी गई थी। अब आगे हमारे चार्टर एक्ट। अब देखो चार्टर एक्ट को चार्टर एक्ट क्यों कह रहे हैं। नॉर्मली जब ये लोग ब्रिटिशर्स लोग 1600 में आ रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो इनको चार्टर दे के तो भेजा था कि जाइए वहाँ पे ट्रेड करिए, तो वो चार्टर इनका ख़त्म होने वाला था। तो सबसे पहले इस एक्ट ने उस चार्टर को फिर से रिन्यू कर दिया कि आपके पास 20 साल की और परमिशन है, आप करिए ट्रेड। और ये भी कहा कि जो मेंबर होते हैं, बोर्ड होते हैं, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, अगर आपको उसका मेंबर बनना है तो कंडीशन रख दी कि आपको अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का बंदा बनना है तो आपको 12 साल इंडिया में रहना पड़ेगा। ऐसे ही आपको बंदा नहीं बनाएंगे, ऐसे ही आपको पोजीशन नहीं देंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। तो 12 साल रहने वाली कंडीशन लगा दी, ठीक है। अब जब ये 12 साल इंडिया में रहेंगे उसके बाद ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन उठाएंगे तो इनकी सैलरी भी कहाँ से पे होती होगी, इंडिया से। तो जो सैलरी थी इस बोर्ड की वो भी कहाँ से जा रही है, इंडियन रेवेन्यू से जा रही है, ठीक है। उसके बाद आया था चार्टर एक्ट 1813। अब देखो 20 साल पूरे हो गए ना, 93 से 1813, ठीक है। अब इसमें एक काम तो ये था कि वापस से 20 साल के लिए फिर से चार्टर दे दिया, एक काम तो इन्होंने यही करा था। दूसरा करा था जो कंपनी की मोनोपोली थी। देखो मोनोपोली का मतलब क्या है कि ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन ने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एक्सक्लूसिव राइट दे रखे थे इंडिया के साथ ट्रेड करने के, या बोले तो ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए, है ना। तो वो मोनोपोली ख़त्म कर दी। अब वो मोनोपोली क्यों ख़त्म हो रही है, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो कंपनी के बंदे थे, वो यहाँ से पैसा कमा के जाते थे इंग्लैंड। उनकी तरक्की को देख के वहाँ के लोग कह रहे यार ये तो मस्त पैसा कमा रहे, हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा, ठीक है। सेकेंडली क्या था कि जो कंपनी थी वो हर बार ऐसे दिखाती थी कि हम तो घाटे में चल रहे हैं और वापस से ब्रिटेन से पैसा मंगाती थी। मतलब उल्टा काम हो रहा है, इनको वहाँ पैसे भेजने चाहिए बट ये वहाँ से पैसे मंगा रहे हैं। तो उनकी सरकार को लगा भाई इनके बस की तो बात रही नहीं है। बाकी लोग भी वहाँ खड़ी खड़ी सुनाते थे सरकार को कि हमें भी मौका दो, हमें भी मौका दो। तो उनकी सरकार ने क्या करा, कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी। बट उन्होंने ये कहा कि चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ये तो सिर्फ इन दोनों इनके ही रहेंगे राइट। लोगों ने कोई टेंशन नहीं, लोग कह रहे हम तो भैया इसमें भी खुश है, हमें बस आप मौका दो वहाँ जाने का। सेकंड जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको मौका दिया कि आप जाके इंडिया के अंदर क्रिश्चियन धर्म फैलाइए। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से भी बनते हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है। 1 लाख रुपए एनुअली रखा जाएगा इनकी एजुकेशंस के लिए। किसकी एजुकेशंस के लिए, इंडियंस की एजुकेशंस के लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा कि 1 लाख रुपए एनुअली किस एक्ट में रखा गया था, तो 113 में रखा गया था। अब देखो इसमें 2 बार 1 आ रहा है ना, तो 2 बार 1 आ रहा है तो मतलब 1 लाख रुपए भी इसी एक्ट में रखे गए होंगे, ठीक है। अब जब कंपनी को ख़त्म कर दिया कि अब ट्रेडिंग बॉडी नहीं होती, इसका मतलब कंपनी अब सिर्फ कैसी बॉडी होगी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई। कंपनी इज़ नो मोर कमर्शियल बॉडी, बट सिर्फ इन 2 मुद्दों को छोड़ के कोई टेंशन नहीं। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। इसमें भी सबसे पहले प्रोविज़न यही डाला गया था कि 20 साल के लिए इनको फिर मौका देंगे आगे बढ़ने का, फिर से मौका देंगे। बट इसमें यह था कि जो ये वाला प्रोविज़न था कि हम चाइना और चाय के व्यापार का राइट नहीं देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी और बंदे को, ये राइट छीन लिया गया और कंपनी की बिल्कुल मोनोपोली ख़त्म कर दी कि आप बिल्कुल भी, चाहे अब वो टीका हो या वो चाइना के साथ व्यापार हो, वो भी आप नहीं करोगे। और प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका मतलब क्या हो, सेंट्रलाइजेशन यहाँ बिगिंस तो नहीं होता बट सेंट्रलाइजेशन यहाँ फाइनल हो जाता है। फाइनल मतलब पीक पे पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब उसकी पोजीशन चेंज करके कर दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो देखो एक होती है लेजिस्लेटिव पावर और एक होती है एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले तो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर छीनी थी 1773 में, अब इनकी लेजिस्लेटिव पावर भी छीन ली। मतलब अब जो बॉम्बे और मद्रास वाले बंदे हैं ये कानून भी नहीं बना पाएंगे, है ना, कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे जो पहले बंदे हुए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना।
अब गवर्नर जनरल के पास पूरी सिविल पूरी मिलिट्री पावर थी थ्रू आउट द इंडिया में कहीं भी चला जाओ उसकी चल रही है हर जगह ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस एग्ज़ाम ने कोशिश करी थी, मतलब जो प्लान था इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इन्होंने कोशिश करी थी कि जो सिविल सर्विस होती है, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंदे थे इनको उस टाइम का IAS मान लो आप, है ना। तो ओपन कंपटीशन की शुरुआत करने की कोशिश करी गई थी सिविल सर्विस के लिए, बट ये चीज़ फुलफिल्ड नहीं हो पाई। उसके बाद आता चार्टर एक्ट। अब देखो चार्टर एक्ट में कहीं ना कहीं ब्रिटेन को भी ये चीज़ पता लग गई कि हम आगे टिक नहीं पाएंगे, हमारी कंपनी टिक नहीं पाएगी, तो यहाँ चार्टर तो रिन्यू कराए बट उसके लिए कोई टाइम नहीं बताया कि हम 20 साल के लिए 5 साल के लिए कब कर रहे हैं, बट रिन्यू कर दिया और इसलिए लास्ट चार्टर रहा है। ठीक है, सिविल सर्विस के लिए कंपटीशन बन गया, बिल्कुल कंपटीशन बना दिया कि अब कंपटीशन के जरिए बंदों को लेंगे हम। ठीक है, और ये कंपटीशन जो बना है मकौले भाई साहब की देन है। देखो मकौले ने इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन भी दिया है और सिविल सर्विस के एग्ज़ाम कराने की भी बात करी है ना। तो ओपन कंपटीशन की बात कितनी करी थी, मैकॉले कमेटी ने करी थी। ठीक है, सेकंड क्या है कि अब इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट कर दिया गया है ना। मतलब अभी तक तो देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई थी सारी पावर ना, लेजिस्लेशन की भी चली गई थी 33 एक्ट 33 के अंदर, 1833 के अंदर जब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था तो उसको क्या मिल गई थी, लेजिस्लेटिव पावर भी मिल गई थी। तो अब ऐसा लगा था कि लेजिस्लेटिव पावर अलग होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव अलग होनी चाहिए, है ना। और पहली बार इन्होंने एग्जीक्यूटिव के लिए तो गवर्नर है, लेजिस्लेटिव के लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दी, है ना, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दी। तो फर्स्ट टाइम इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिला हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, है ना। जो इसमें टोटल 6 बंदे हुआ करते थे, 6 में से 4 बंदे जो होते थे उनको नॉमिनेट करेगी बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा सरकार। ठीक है, तो जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम की लोकसभा मान लो इसको, इसके अंदर 4 बंदे कहाँ से जा रहे हैं, बॉम्बे गवर्नमेंट, मद्रास, बंगाल और आगरा ये भेज रही है अपने बंदे। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे अंदर। ये थोड़े फॉर्म्स है कि सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ आ गया था, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया था, हमने देखा 4 में से 6 बंदे। ठीक है, सिविल सर्विस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया था, यहाँ पे सिविल सर्विस इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे के डेवलपमेंट हम आगे करेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आपको ये करना है कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मंक्स माइंड का एक ही मोटिव होता है, कल्टिवेटिंग अवेयरनेस 1 लेसन एट अ टाइम। थैंक यू।